हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में हैरानी लेकर नंदिनी की तरफ देखती है। फिर नंदिनी खुद को संभालती है और कहती है, मेरे कहने का मतलब है तुमने आज अपनी दवाइयाँ ली या नहीं? श्रेया कहती है, आज मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी दोस्त जो मेरे साथ थी। फिर नंदिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ वहाँ क्या क्या हुआ। तभी नंदिनी श्रेया को डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बिठाते हुए कहती है, पहले तुम यहाँ बैठो और कुछ खा लो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ मंगवाती हूँ। उसके बाद बच्चों को देखकर कहती है, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद बैठकर खाना खाओ। पिंकी सिर्फ अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन तभी यश कहता है, मोम आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। आपको पता है रिया और मेरे बीच इससे पहले कि यश आगे कुछ कह पाता, नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद नंदिनी श्रेया के साथ बैठकर उसकी सारी बातें सुनने लगती है। श्रेया हर एक बात को विस्तार से नंदिनी को बताना शुरू कर देती है। श्रेया के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर नंदिनी को बड़ा ही आत्मसंतोष मिलता है। खुशी के मारे नंदिनी के चेहरे पर खुशी और आंखों में पानी आ जाता है। दरअसल मयूर ने नंदिनी को फ़ोन पर यह सूचना दे दी थी, किसी ने श्रेया पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ के साथ अनिका ने श्रेया को पता भी नहीं चलने दिया कि उस पर हमला होने वाला था। साथ ही इस हमले को भी नाकामयाब कर दिया गया है। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, पर श्रेया को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। मयूर प्राय गुलेरिया हाउस में नहीं रहता था, लेकिन अब मयूर भी राजश्री के साथ गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि अनिका ने खतरा टल जाने तक उन दोनों को गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो जाने की हिदायत दी थी। अब तक श्रेया पर हमले की यह खबर कर्ण गुलेरिया को भी मिल चुकी थी। वह भी अपने सभी काम छोड़कर गुलेरिया हाउस लौट आए थे। घर लौटने के बाद जब कर्ण गुलेरिया ने बच्चों को मस्ती करते हुए और श्रेया को नंदिनी के साथ बैठकर बातें करते हुए देखा तो उन्होंने राहत की लंबी गहरी सांस ली। बच्चों के साथ श्रेया और नंदिनी के वहां से चले जाने के बाद कर्ण ने मयूर से कहा, पहले आकाश और अब श्रेया, आज की घटना से यह साफ हो गया है कि आकाश की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो इन्हें मारना चाहता है? बिजनेस राइवल की वजह से आकाश की किसी से दुश्मनी हो जाए, इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन श्रेया जैसी मासूम सीधी बच्ची का किसी से क्या संबंध हो सकता है? भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कर्ण की चिंता देखकर मयूर कहता है, चाचा जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक अनिका हमारे साथ है तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। तभी कर्ण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन अनिका को तो कुछ भी याद नहीं, और फिर खुद अनिका भी एक गहरे हादसे से गुजरी है, ना जाने हमारे दोनों खानदान के पीछे कौन पड़ गया है। मयूर कहता है, चाचा जी अनिका की याददाश्त चले जाने के बाद भी वह हमारी अनिका ही है। उसकी याददाश्त चले जाने से उसके मन में अपनों के लिए प्यार और परवाह खत्म नहीं हो जाएगी। फिर कुछ पल रुक कर मयूर आगे कहता है, आपको यह सब सोचने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जितना बुरा होना था वह हो चुका, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको दुख पहुँचे या हमारे किसी अपने को कोई तकलीफ पहुँचे। तभी कर्ण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन यह दुश्मन है कौन? तभी मयूर कहता है, अनिका ने कहा है कि आपको इन सब बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि अनिका ने कहा है तो आपको माननी ही होगी। आप स्ट्रेस फ्री रहिए। मयूर के मुंह से अनिका की बात सुनकर ना जाने क्यों कर्ण गुलेरिया को अपने आप में बड़ा ही आराम महसूस होता है और वह सुकून की सांस लेते हैं। फिर कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम लोगों को सही लगे, लेकिन इतना याद रखना, मेरी उम्र हो गई है, अब किसी और के जनाजे को कंधा देने लायक नहीं बचा हूँ मैं। ऐसा कहकर कर्ण गुलेरिया अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। उधर हेडक्वार्टर में कौटिल्य इधर उधर भूमि को ढूंढने लगता है। तभी छठी इंद्री की निगाह कौटिल्य पर पड़ती है। वह कौटिल्य के पास आकर पूछता है, आप कौन हैं और इस तरह क्या ढूंढ रहे हैं? कौटिल्य कहता है, मुझे भूमि मैडम से मिलना है, क्या वह यहाँ पर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? तभी अर्जुन सिंह वहाँ पहुँच जाता है और कौटिल्य की बोली हुई बात उसके कानों में पहुँच जाती है। वह कौटिल्य के पास आकर कहता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम कौटिल्य हो, I mean भूमि के कौटिल्य। मेरे कहने का मतलब है। कौटिल्य अर्जुन सिंह की बात सुनकर कौटिल्य हैरान रह जाता है और कहता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? तभी अर्जुन सिंह कहता है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर कौटिल्य को अपने कैबिन में ले जाता है और बैठने के लिए सीट ऑफर करता है।
उसके बाद छठी इंद्री से कहता है, किसी से कहकर सर के लिए कुछ कॉफ़ी चाय या ठंडा मंगवा लो। फिर छठी इंद्री की आंखों में सवाल देखकर अर्जुन सिंह कहता है, अरे भाई, यही हैं वह जिन्होंने भूमि मैडम की मदद की थी लोकेशन ट्रेस करने में। छठी इंद्री कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी मंगवाता हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी कौटिल अर्जुन सिंह से पूछता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? अर्जुन जवाब देता है, भूमि मेरी अच्छी दोस्त है और दोस्तों के करीबी लोगों की खबर रखना दोस्ती का फर्ज है। तभी अर्जुन सिंह इस बात को महसूस करता है कि कौटिल के चेहरे पर गहरी परेशानी है। अर्जुन सिंह पूछता है, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? जब तक भूमि नहीं आ जाती क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे भी अपना दोस्त समझ सकते हो। कौटिल जवाब देता है, मुझे इस समय कुछ ठंडा गर्म नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जानना है कि इस वक्त भूमि कहाँ है। तभी अर्जुन सिंह हंसते हुए कहता है, इतना बड़ा हैकर और भूमि को ढूंढते हुए हेडक्वार्टर आया है? भाई, तुम्हें तो सिर्फ कुछ मिनट ही लगते भूमि की लोकेशन ट्रेस करने में, उसके लिए यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? अपना चेहरा नीचे करते हुए जवाब देता है, मैं एक बार की गई गलती अभी तक भुगत रहा हूँ। मैं भूमि की मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि उसे बुरा लगे। अर्जुन सिंह जवाब देता है, वैसे तो यह रूल रेगुलेशन के खिलाफ है कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि भूमि कहाँ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी परेशानी को देखकर मैं तुम्हें बता देता हूं कि भूमि वहीं गई है जिस लोकेशन को तुमने ट्रेस किया था और भूमि को उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी अपनी आंखों में पहले से भी ज़्यादा परेशानी लेकर वह अर्जुन सिंह से पूछता है, कहीं भूमि वहाँ अकेले तो नहीं गई? कौटिल की आंखों की परेशानी को देखकर अब अर्जुन सिंह भी चिंतित हो उठता है और कहता है, हाँ, वह अकेले ही गई है। उसने हम में से किसी को भी अपने साथ आने का मौका तक नहीं दिया और यहाँ से निकल गई। तभी कौटिल्य कहता है, वह जरूर किसी खतरे में है, तुम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। वह लोग बहुत ही पहुँचे हुए क्रिमिनल होंगे जिनका पीछा करते हुए भूमि गई है। तभी अर्जुन सिंह अपना फ़ोन निकालकर भूमि को कॉल करता है। भूमि अर्जुन सिंह के फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन दोबारा भूमि को कॉल लगाने की कोशिश करता है। तभी कौटिल्य कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। तभी अर्जुन सिंह कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, हो सकता है कि भूमि घर चली गई हो और सो गई हो। कौटिल्य जवाब देता है, नहीं, भूमि घर नहीं पहुँची है, मैं पता कर चुका हूँ। तभी छठी इंद्री वहाँ पहुँच जाता है और कौटिल की अंतिम पंक्ति सुन लेता है। कौटिल की बात सुनकर अर्जुन सिंह और छठी इंद्री सकते में आ जाते हैं। तभी अर्जुन सिंह की तरफ देखते हुए छठी इंद्री के मुंह से अचानक ही यह बात निकल जाती है, मैंने पहले ही कहा था वहाँ बिना तैयारी के अकेले जाना ठीक नहीं है, कुछ कीजिए अर्जुन सर। छठी इंद्री की बात सुनते ही अर्जुन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और वह आसमान में गोल गोल घूम रहा है। फिर अपने आप को संभालते हुए कुछ सोचता है और फिर कौटिल से कहता है, देखो कौटिल, अगर तुम चाहो तो हम जल्द से जल्द भूमि तक पहुंच जाएं, तो अब भूमि को ट्रेस करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य है और भूमि को यह पता चल जाता है कि तुमने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर ले लूँगा, लेकिन फिलहाल तुम सारी नैतिकता को एक तरफ रख कर उसे ट्रेस करो। कौटिल्य कहता है, ठीक है, मेरा लैपटॉप मेरी गाड़ी में है। तभी अर्जुन सिंह कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आओ, और फिर कौटिल्य को IT सेक्शन में अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद कौटिल्य कहता है, भूमि के फ़ोन की लोकेशन अभी भी वहीं आ रही है जहां पर वह गई है। अगर भूमि यह पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि ह्यूमन ऑर्गन्स को कहां कहां पर सप्लाई किया जा रहा है और यह सप्लाई कहां से आ रही है, तो अनिका के उन दुश्मनों तक पहुंचा जा सकता है जो देश के लिए बड़ा खतरा थे। इसी सब की खोजबीन करते हुए भूमि के पास जितने भी क्लू इकट्ठे हुए थे, उसी के आधार पर इसे आगे बढ़ाना था, और आगे बढ़ते बढ़ते भूमि उनके ठिकाने तक पहुंच चुकी थी। पर अब सवाल यह था कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि ना तो भूमि अपने फ़ोन का कोई जवाब दे रही थी और ना ही भूमि ने अब तक वहां से वापसी की थी। अब्दुल्ला को सीनियर डॉक्टर के हवाले करके प्रीति तुरंत मारवा हाउस वापस लौट गई थी। प्रीति के मारवा हाउस पहुंचने से पहले फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन औरतों के सभी ऑर्नामेंट्स उनसे अलग कर दिए थे और उनके कपड़े भी अब तक बदले जा चुके थे। प्रीति ने मारवा हाउस पहुंचते ही सबसे पहले सीक्रेट अंडरग्राउंड के सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से उन्हें अंडरग्राउंड में पहुंचाया और तुरंत एक एक करके सभी की गर्दन पर छोटा सा ऑपरेट चीरा लगाकर उसमें लगी चिप को अलग करने लगी। उसके बाद उन सभी चिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
इधर मारवा हाउस में प्रीति अपना काम पूरा कर चुकी थी, वहीं अस्पताल में अब तक अब्दुल्ला की हालत स्थिर हो गई थी और तीसरी तरफ अर्जुन सिंह अपने कुछ साथियों को लेकर भूमि को ढूंढने के लिए निकल रहा था। तो वहीं चौथी ओर योगराज का आदमी गजेंद्र पाल सभी फाइटर औरतों को ठिकाने लगा चुका था। प्रीति अपना काम पूरा करके अंडरग्राउंड से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके पास कौटिल का फोन आता है और वह पूछता है, क्या भूमि मारवा हाउस आई है? प्रीति जवाब देता है, नहीं, आज रात वह यहाँ नहीं आई है, जरूर अपने मम्मी पापा के पास उनके घर गई होगी। तभी कौटिल कहता है, नहीं, वह वहाँ नहीं गई है। कौटिल्य की आवाज़ में परेशानी को महसूस करके प्रीति ने पूछा, क्या सब कुछ सही है कौटिल्य? कौटिल्य कहता है, नहीं प्रीति, कुछ सही नहीं है। पिछले कई घंटों से भूमि का कोई अता पता नहीं है, वह अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है। वह अपने हेडक्वार्टर से कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ठिकाने को ढूंढने के लिए निकली थी। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, मुझे कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर भूमि का कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। इससे पहले कि प्रीति कुछ और पूछ पाती, कौटिल्य कॉल काट देता है। अस्पताल में रोहित मारवा अनिका से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें घर के लिए निकलना चाहिए, अब यहाँ सब ठीक है, वहाँ प्रीति को तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ मैं संभाल लूँगा। अनिका हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है, अगर मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो तुरंत बताना। फिर मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। जैसे ही अर्जुन सिंह अपने साथियों को लेकर हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है, तभी कौटिल्य अर्जुन को रोकते हुए उसकी तरफ अपनी घड़ी बढ़ाते हुए कहता है, हो सकता है तुम इन सब बातों में यकीन ना करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। यह मेरी लकी घड़ी है, इसे पहन लो और किसी भी सूरत में इसे खुद से अलग मत करना। अर्जुन सिंह को कौटिल्य की बात पर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन बिना कोई इतराज़ जताए वह उस घड़ी को पहन लेता है। फिर कट से कहता है, तुम चिंता मत करो, भूमि जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे सही सलामत वापस ले आऊँगा। अभी तुम घर जाओ, मैं खुद तुम्हें फ़ोन करूँगा। इसके बाद अर्जुन सिंह आनन फानन में अपने साथियों के साथ भूमि की लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। अर्जुन सिंह के वहाँ से निकल जाने के बाद कौटिल्य अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद अपना लैपटॉप लेकर उसे चालू करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना भूमि, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी नाराज़गी से ज़्यादा मेरे लिए तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट है। तुम ना सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट की काबिल ऑफिसर हो, बल्कि मेरे लिए जीने की वजह भी हो। वहाँ गजेंद्र पाल योगराज के पास पहुंचकर सारी आंखों देखी विस्तार से सुना देता है। फिर आगे कहता है, भैया जी, हमारे आदमियों ने उन्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन वह पांचों अभी तक नहीं मिली हैं। अगर वह भाग गई हैं तो हमारे आदमी उन्हें आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो ढूंढ ही निकालेंगे। योगराज कहता है, तुम जिनका चेहरा नहीं पहचानते उन्हें ढूंढोगे कैसे? अगर हमें वह तुरंत नहीं मिली तो बाद में भी नहीं मिलेंगी। गजेंद्र, एक बात याद रखो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि माँ साहब के सिपाही रण छोड़कर भाग जाएं। उन सभी के दिमाग का सफाया इस तरह से किया जाता है कि उनके सिर पर हमेशा मरने का जुनून सवार रहता है। फिर रुककर आगे कहता है, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। जहाँ तक बात उन सिपाहियों को ढूंढने की है तो हमसे पहले माँ साहब उन्हें ढूंढ लेंगी। गजेंद्र, दुआ करो कि वह मर गई हो, उनका जिंदा होना हमारी मौत को निमंत्रण है। गजेंद्र कहता है, भैया जी, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, इजाज़त दे तो बोलूं। योगराज कहता है, बोलो गजेंद्र पाल। गजेंद्र पाल कहता है, यह भी हो सकता है कि वह ऐसे ही किसी मिशन की ताक में बैठी हो कि वह कब माँ साहिब की आंखों के सामने से दूर हो और फिर अपनी जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की भीड़ में खो जाएं। अपनी आंखों के सामने हर तीसरे दिन मौत देखने से उन औरतों के मन में जीने की इच्छा पैदा हो गई हो। भैया जी, वह सब ट्रेंड कमांडो है, उन्होंने माँ साहब की छत्र छाया में सब कुछ सीखा है। माँ साहब से कैसे बचना है इसकी कोई ना कोई जुगत उनके पास जरूर होगी। क्या पता माँ साहब उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। योगराज चिड़चिड़ा होता हुए कहता है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कहा है उसे समझो। माँ साहब की ताकत को तुम नहीं जानते, उनके लिए उन्हें ढूंढना और मारना चुटकियाँ बजाने और चींटियों को मसलने जैसा है। इसलिए उन औरतों को नहीं बल्कि खुद की फिक्र करो। गुरु के पास एक गुण ज़्यादा होता है, इसलिए वह हमेशा अपने शिष्यों से आगे होता है। फिलहाल यह सोचो कि माँ साहब को क्या बताया जाए कि सच बताने के बाद भी उन्हें सच पता ना चले। तभी योगराज का फ़ोन बजने लगता है। योगराज फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ, मिशन फेल हो गया?
अब माँ साहब को क्या कहोगे, यही सोच रहे हो ना। तब योगराज कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। उधर से आवाज़ आती है, लंचों के लिए तुम्हारा फ़ोन नंबर ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। लच्छू की आवाज़ सुनकर योगराज बिल्कुल खामोश रह जाता है। लच्छू योगराज की हालत देखकर समझ कर आगे कहती है, घबराइए मत भैया जी, मैंने आपकी मदद करने के लिए कॉल की है। योगराज कहता है, कैसी मदद। लच्छू के क्रोध से बचने में मदद, लेकिन इस मदद को उधार समझिए। लच्छू माँ साहब की खास थी। योगराज अच्छी तरह से जानता था कि लच्छू की माँ साहब के लिए क्या अहमियत है, इसलिए सोच समझकर जवाब देता है, ठीक है, मदद के बदले मदद, उधार रही। अब साफ साफ बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। लच्छू कहती है, आपको माँ साहब का आदेश पूरा करने के लिए अनिका का कोई एक करीबी चाहिए। मैं तुम्हें वह करीबी उपहार में दे सकती हूँ। आगे उसके साथ क्या करना है वह आप खुद देख लेना। योगराज पूछता है, मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वह। लच्छू कहती है, श्रेया सिर्फ अनिका की करीबी थी, लेकिन जो मेरे पास है वह अनिका और रोहित मारवा दोनों की करीबी है और भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकती है। योगराज कहता है, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो। लच्छू कहती है, भूमिका। योगराज कहता है, यह तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह सरकारी अफसर है, ऊपर से रोहित मारवा की बहन भी। अगर उसे पता चल गया कि उसे किसने मारा है तो हमारे लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लच्छू ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पहली बात, जो अपनी बीवी के दुश्मनों को नहीं ढूंढ पाया वह बहन के दुश्मनों को कैसे ढूंढेगा। दूसरी बात, वह रोहित मारवा की सगी बहन नहीं है। तीसरी, क्योंकि वह सरकारी अफसर है और क्रिमिनल्स के पीछे दौड़ रही है तो उसे कुछ भी हो सकता है। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, उसे मारना नहीं है, सिर्फ अनिका की याददाश्त जाने के नाटक से पर्दा उठाने के लिए मौत के मुंह तक भेजना है। चाहे तो घाव देने के बाद उस भूमि को खुद ही उठाकर अस्पताल तक ले जाना। इस तरह रोहित मारवा के करीब जाने के लिए और एक रास्ता खोल देना। योगराज कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। लच्छू कहती है, तो अपने मेहमान को आउटपास पर बने गोदाम से आकर ले जाओ। मुझे माँ साहब का कोई दूसरे ज़रूरी काम निपटाना है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ। और वैसे भी मेरी मजबूरी है कि मैं उस भूमि के सामने नहीं आ सकती। फ़ोन रखने से पहले लच्छू बात याद रहे, इसे ज़िंदा पकड़ने के चक्कर में हमने अपने 8 आदमी खो दिए हैं और 12 घायल हैं। उसे हल्के में मत लेना। अगर बिना हथियार के वह इतनी खतरनाक है तो सोचो, हथियार उसके पास होते तो वह क्या करती। इस वक्त उसकी सिक्योरिटी पर यहाँ हमारे 150 से 200 आदमी मौजूद हैं और तुम भी उसे यहाँ से ले जाने के लिए अपनी बेस्ट और बड़ी टीम भेजना। योगराज द्वारा लच्छू का फ़ोन काट दिए जाने के बाद गजेंद्र पाल योगराज से कहता है, भैया जी, नेता आप हैं और यह शतरंजी बुद्धि खुद को बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ समझ रही है, आपके साथ सौदाबाजी करने निकली है। तभी योगराज कहता है, गजेंद्र, महान लेखक प्रेमचंद जी कह गए हैं, जब अपनी गर्दन किसी के पैरों तले हो तो समझदारी पैर सहलाने में ही है। फिलहाल अपनी जान बचाओ, इसके बाद इससे निपट लेंगे। यह अभी रोहित मारवा के असली रूप को नहीं जानती। उसे अपनी काबिलियत पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, पर वह यह नहीं जानती इसकी जैसी काबिलियत वाले लोगों को खरीद कर उसने बर्तन धुलवाने की क्षमता रखता है रोहित मारवा। लोगों को लगता है कि रोहित मारवा ने दौलत से ताकत कमाई है, जबकि सच यह है कि अपनी ताकत के दम पर इतनी दौलत कमाई है। उसकी ताकत का एक नमूना तुम देख ही चुके हो। उनके पीछे जाने वाली हमारी एक भी औरत या आदमी अभी तक जिंदा वापस नहीं आया है। माँ साहब की बात अलग है, हम जैसे लोगों की औकात नहीं कि रोहित मारवा से उलझ सकें। इधर अब तक अनिका मारवा हाउस पहुंच चुकी थी। उसके प्रीति को इधर उधर बेचैन घूमते हुए देखा तो उसे पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वह सब औरतें जिंदा हैं। प्रीति कहती है, हाँ वह सब ठीक हैं, सभी की जान बच गई है, उन्हें 24 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। अनिका कहती है, फिर तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। फिर हंसकर प्रीति को छेड़ते हुए आगे कहती है, कहीं ओमकार से नहीं मिल पाने की बेचैनी तो नहीं प्रीति। अनिका का हाथ पकड़कर प्रीति अपने दोनों हाथों में ले लेती है और कहती है, नहीं अनिका दी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूमि दी के लिए परेशान हूँ। अनिका खामोश होकर आश्चर्य से प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति आगे कहती है,
मेरी कौटिल्य भैया से बात हुई थी। उनका कहना है कि भूमि दी काफ़ी घंटों से लापता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज़ अनिका, कुछ कीजिए। यह सुनते ही अनिका सचेत हो जाती है। वह तुरंत कौटिल्य को फ़ोन करती है। इस वक्त कौटिल्य भूमि की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कौटिल्य अनिका की कॉल उठाता है। इससे पहले कि कौटिल्य कुछ कह पाता, अनिका कहती है, तुम इस वक्त कहाँ हो कौटिल्य? कौटिल्य कहता है, मैं अभी स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हूँ। अनिका कहती है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, अपनी गाड़ी के साथ मुझे वहीं मिलो। प्रीति कहती है, अनिका दी, क्या मैं भी साथ चलूँ? अनिका प्रीति के गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहकर अनिका अपने रूम में चली जाती है। वहाँ अर्जुन सिंह अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुँच चुका था, लेकिन सिवाय भूमि के फ़ोन के उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। यह जगह किसी पुराने बड़े वेयर हाउस जैसी थी। वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों के अलावा वहाँ कोई भी संदेहास्पद चीज़ नहीं थी। दरअसल लक्ष्यों के इशारे पर वहाँ मौजूद सभी गैरकानूनी चीज़ों को तुरंत ही अंडरग्राउंड कर दिया गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस डिपार्टमेंट भूमि को ढूंढते ढूंढते उसकी लास्ट लोकेशन तक पहुँच ही जाएगा। जब अर्जुन ने वहाँ पूछताछ की तो वहाँ काम कर रहे लोगों ने कह दिया, हाँ, यह मैडम यहाँ आई थी, लेकिन फिर कुछ पूछताछ करके वापस चली गई। पर जाते जाते वह अपना फ़ोन यहीं भूल गई हैं। ऐसा कहकर एक आदमी ने भूमि का फ़ोन अर्जुन सिंह को दे दिया। इस वक्त अर्जुन को यह सब सुनकर अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह मौजूद सभी लोगों को जेल में डाल दे और पीट पीट कर उनसे सारा सच उगलवा दे। इस वक्त उसकी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी तरह बिना समय बर्बाद किए भूमि तक पहुंचा जाए। अर्जुन सिंह ने पूछा, हमने कितनी बार इस फ़ोन पर कॉल की, पर तुम में से किसी ने उठाई क्यों नहीं? वह आदमी बोले, साहब, हमें तो फ़ोन के बजने की कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद अर्जुन सिंह फ़ोन को देखता है तो वह साइलेंट मोड पर था। इसके बाद अर्जुन सिंह कुछ सोचकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। मारवा हाउस में अनिका कमांडो की वेशभूषा पहनकर सरदार जी का भेष लेती है। काले कपड़े, काली पग और काली दाढ़ी के साथ काला चश्मा पहनकर अनिका अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब की तरफ चली जाती है। इस वेशभूषा में अनिका को कोई भी नहीं पहचान सकता था। लैब की खुफिया निकासी रास्ते से होते हुए वह पलक झपकते ही मारवा हाउस की ऊंची ऊंची दीवारों को फांद कर मारवा हाउस के बाहर चली जाती है। वहां से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर कौटिल्य अनिका का इंतजार कर रहा था। यह एक सुनसान और अंधेरी जगह थी। अनिका कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाती है और कौटिल्य के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। अनिका कौटिल्य से पूछती है, क्या भूमि को ट्रेस करने का कोई तरीका है? कौटिल्य कहता है, हाँ, उसकी रिंग। अनिका कौटिल्य की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखती है। कौटिल्य कहता है, वह एक एंड्रॉयड रिंग वॉच है। उसी की मदद से मैंने भूमि को ट्रेस कर लिया है। कुछ दिन पहले कौटिल्य ने प्रीति से कहकर भूमि को एक एंड्रॉयड रिंग वॉच गिफ्ट कराई थी, जिसे कौटिल्य ने खास भूमि के लिए खुद डिजाइन करवाया था। ऊपर से देखने पर यह अंगूठी किसी भी खूबसूरत डायमंड रिंग जैसी थी। इसके ऊपर लगी डायमंड कैप को खोलने पर अंदर से यह एक एंड्रॉयड घड़ी थी, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अलग से भी एक चिप लगाई गई थी, ताकि समय पड़ने पर भूमि को ट्रेस करना और भी आसान हो जाए। पर कौटिल्य को इसका अनुमान बिल्कुल नहीं था कि इसकी ज़रूरत इतनी जल्दी पड़ जाएगी। प्रीति ने भूमि को वह घड़ी देते हुए कहा था, अब आप इस रिंग वॉच को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगी। मैं मान लूँगी कि आपने मुझे हर वक्त अपने साथ रखा है। भूमि भी प्रीति को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसका दिल रखने के लिए भूमि ने इस रिंग को अपनी उंगली से निकाला नहीं था। तभी रोहित मारवा के पास मारवा हाउस के सिक्योरिटी गार्ड परशुराम सूर्यवंशी की कॉल आती है। पिछले कई सालों में यह पहली बार था जब परशुराम सूर्यवंशी ने खुद रोहित को कॉल की थी। ज़्यादातर सभी मुद्दों पर वह रोहित के साथ होने वाली नियमित मीटिंग के दौरान ही बात करता था। आज तक उसकी देखरेख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मारवा हाउस की सिक्योरिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके, लेकिन इस तरह परशुराम सूर्यवंशी का रोहित को कॉल करना खुद रोहित के लिए सोचने का विषय था। रोहित बिना देरी किए परशुराम की कॉल उठाता है। परशुराम कहता है, सर, मैंने मारवा हाउस की ऊंची दीवारों को फांद कर किसी को बाहर जाते हुए देखा है। वह ऊपर से नीचे तक काली वेशभूषा में था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि परशुराम आगे कुछ कहता, रोहित ने पूछा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वह कोई आदमी था? वह कोई औरत भी तो हो सकती है। परशुराम कहता है, बिल्कुल सर, वह औरत भी हो सकती थी,
लेकिन उसने सिर पर सरदार जी की पग पहनी हुई थी। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वह वहां से गायब हो चुका था। वह कौन था, कहां से आया था और कहां गया, हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। हमारे किसी भी कैमरे में उसका कोई सबूत नहीं है। हमारे पूरे मारवा हाउस को अच्छी तरह जांच लिया है, लेकिन सर अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही घर के अंदर कोई भी चिंताजनक वस्तु मिली है। रोहित मारवा कहता है ठीक है, तुम लोग अलर्ट रहना। उसके बाद रोहित मारवा अनिका को फ़ोन करता है, लेकिन अनिका कॉल नहीं उठाती। रोहित ने लगातार अनिका को कई बार कॉल की, लेकिन अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित समझ जाता है कि अनिका इस वेश में किसी न किसी ज़रूरी काम से मारवा हाउस से अकेले बाहर निकली है, लेकिन अब उसे चिंता भी सताने लगती है। इस वक्त उसे जितना ज़रूरी अनिका के पीछे जाना लगता है, अस्पताल में रुकना भी उसके लिए बिल्कुल भी कम महत्व नहीं था। तभी वह यह सोचकर अपनी मेल चेक करता है कि अनिका ने उसके लिए कोई मैसेज वगैरह तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उसे अनिका का कोई मैसेज नहीं मिलता। यहाँ भूमि तक पहुँचने के लिए अनिका कौटिल्य के साथ निकल चुकी थी, तो वहीं योगराज के आदमी भी भूमि को लाने के लिए अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। अब देखना यह था कि कौन भूमि तक पहले पहुँचता।